वो पवन बैच का मसाला हम पवन बैच में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम एनएलएम को दे रहे हैं तिलांजलि, और आज खत्म करके एनएलएम को मैं उसके क्वेश्चन करने के लिए दूंगा आपको। वैसे मैंने करने के लिए 78 तक करने के लिए दे दिए थे, करके लाए हो। तो मुझे लगता है काफी सारे सवाल तो बन गए होंगे उसके, और जो सवाल मैंने कराए उससे मिलते जुलते ही सवाल थे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बच्चे हमारे बहुत बढ़िया कर रहे हैं आजकल। एक क्वेश्चन करेंगे सर, हमारी जो थोड़ी बहुत तारीफ करते रहा करो हम ना। हाँ, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। हाँ जी, चलिए। मैं कहीं नौकरी वोकरी कर रहा होता अगर, तो मुझे गाने नहीं गाने देते ना वो लोग। हाँ, इसलिए मैंने नौकरी की नहीं। हाँ, नौकरी वोकरी कर रहा होता, नियम कायदे बताते, गाना गाता है, चुटकुले सुना देता है, हंसाता रहता है, अपने को तो सिर्फ पढ़ाना है। अभी अपन की क्लास है, अपन चाहे जो करे। हाँ चल, वैसे भी बेटा सब्जेक्ट पढ़ाई वढ़ाई इन सबको बोरिंग बनाया हमने खुद, समझ रहे हैं। हमने इन्हें इतना बोरिंग बना लिया है कि हमें ऐसा लगता है कुछ काम करने जा रहे हैं, जबकि होना बिल्कुल उल्टा चाहिए। अरे भाई चलो कुछ सर से मिलके आते हैं, चलो कुछ बात बताएंगे, नहीं वो दुनिया की है। चलो, फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन इन मोड। ये सवाल थोड़ा अलग है, थोड़ा फीलिंग वाला सवाल है। ड्रॉ कर लीजिए क्वेश्चन को, 3 छोटे छोटे सवाल, और इन 3 छोटे छोटे सवाल के बाद कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन, और उसी के साथ एनएलएम समाप्त। आज थोड़ा सूडो फोर्स भी पढ़ाना है आपको। सूडो फोर्स बताया था ना, लेकिन सूडो फोर्स लगा के कैसे मिस्टर के को न्यूटन लॉ लगाने के राइट मिलेंगे, ये तो बताया नहीं ना। तो आज उस पर भी चर्चा होनी है, और वो 78 तक के क्वेश्चन डिस्कस करने। नेक्स्ट टाइम पे आपका क्या है, टेस्ट है, और टेस्ट में आने वाले एनएलएम के क्वेश्चन। और नेक्स्ट टाइम पे पहले मैं 1 घंटा आपको पढ़ा लूंगा, टेस्ट की टाइमिंग पहले नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे। पहले मैं आपको 2:45 से 4:45 तक, 3:45 तक पढ़ाऊंगा, फिर 3:45 से 4:45 आप क्या दोगे, टेस्ट। तो थोड़ा और कुछ स्ट्रेंथनिंग कर लेंगे चैप्टर में, कुछ और क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर अपन टेस्ट देंगे एनएलएम का। सही बात है, तो एनएलएम बढ़िया हो जाएगा। फिर बैठ के हॉलीडे होमवर्क सिर्फ ये रहेगा कि काइनेमेटिक्स, एनएलएम और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, इसको बढ़िया से रिवाइज करना है। और आपको इसके लिए क्या करके लाना है, इन तीनों यूनिट के आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। क्या बनाने हैं, तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे। तो शॉर्ट नोट्स की एक अलग कॉपी, किसी किसी ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं क्या, कुछ लोगों ने बनाए हैं। तो पूरा चैप्टर क्या है ना, हम एक बार में रिवाइज नहीं कर सकते, है ना। तो हमें जरूरत पड़ती है शॉर्ट नोट्स की। तो हम परसों आपको शॉर्ट नोट्स बनाना भी बताएंगे, कैसे बनाना है, वही आपका होमवर्क है। आप ये मान के चलिए, दिवाली की छुट्टी में अगर इन 3 यूनिट का बैकलॉग जो समझ नहीं आया है, वही अगर अपन ने क्लियर कर लिया, तो समझो हाँ, अपन ने दिवाली बढ़िया मना ली, अपनी बढ़िया दिवाली हो गई। और उसके बाद जब अपन पढ़ेंगे फ्रिक्शन, तो अपने को फीलिंग आएगी सर क्या पढ़ा रहे। आई बात समझ में, चलो जरा ध्यान से सुनो। हाँ बोले आशीष भाई, आयुष। हाँ ठीक है, ठीक, बाहर चले जाओ, इससे पहले कि कुछ अनकंफर्टेबल बाहर आ जाए और यहाँ सब लोग अनकंफर्टेबल हो जाए। सही समय पे आप कंफर्टेबल होकर बाहर जाके अनकंफर्टेबल चीजों को कंफर्टेबल करके बाहर करें। हाँ, क्या करें भाई बताइए। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि ब्लॉक है केवल 2। कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं, और बेटा अगर 2 ब्लॉक है, तो उन 2 ब्लॉक्स की खास बात यह है कि उन दोनों ब्लॉक्स में हम लोगों को 2 इक्वेशन मिलेगी। और जब 2 इक्वेशन मिलेगी तो कितने अननोन सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ 2 इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं, 2 से ज्यादा अननोन सॉल्व। अच्छा, हमें टेंशन भी बताना है, एक्सीलरेशन भी बताना है। तो कुल मिला के एक इशारा तो सवाल बनाने में पहले ही कर दिया कि आप एक ही टेंशन मान सकते हो और एक ही एक्सीलरेशन मान सकते हो, क्योंकि ये 2 हो जाएंगे। आप अगर इस फेर में पढ़ोगे कि T1 T2 T3 T4 अलग, हाँ भाई, और A1 A2 अलग, ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो आपका काम, आपको तो कोई एक टेंशन और कोई एक एक्सीलरेशन मानने का राइट है। बोलो भाई। अच्छा, एक छोटे एक नॉर्मल ऐसा दिख रहा है, वही मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा, क्लास में भी आपको दिखाई दे रहा है वो छोटे वाला व्यू।
अच्छा 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 अच्छा, वही तो मैं भी कहूँ। चला गया ना? वो हमारा वो मिक्सर है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्विचर। तो इस, हाँ मिक्सर ही है, मतलब वो वीडियोस को मिक्स करके कुछ कुछ बना देता है, तो उसने पिक्चर इन पिक्चर किया हुआ था, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, ओके ओके ओके। अरे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है इसमें भाई, ये देखो तुम, अलग अलग दिशाओं में आ सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर 2-3 कैमरा लगा दूंगा ना इसमें तो भाई, हाँ बीच बीच में ऐसे ऐसे घुमा घुमा के भी दिखाता है। खैर हाँ, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्रिकेट मैच देखने आया हूँ। यही सोच के लिया था एक्चुअली, वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। वो भी एक्चुअली एक कैमरा और मंगा रखा है, तो ऐसा ही एक कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो बीच में कभी क्लास का दृश्य दिखाना है, क्लास में कोई जोकरगिरी कर रहा है, बच्चे देखना चाह रहे हैं, तो दिखना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे प्रेस किया, दिखना शुरू हो जाएगा। खैर ओके, चले आगे। तो क्या है यहाँ पर, एक ही टेंशन और एक ही एक्सीलरेशन मानने की इजाजत है, इससे ज्यादा टेंशन और इससे ज्यादा एक्सीलरेशन मानने की इजाजत। अब कैसे करेंगे जरा देखिए, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर एक टेंशन मान लेंगे और एक एक्सीलरेशन मान लेंगे, है ना। अब कैसे मानेंगे जरा देखो, ये कौन है, टेंशन टी, ये भी कौन है टी, ये भी कौन है टी, ये भी कौन है, ये भी कौन है, और ये है। आया नहीं समझ में? सर ये टूटी क्यों है, बताओ बेटा। पुली के ऊपर तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना। जैसे ये टी और टी है, तो ये क्या होना चाहिए, टूटी। नहीं आ रहा समझ में? ऐसे ही यहाँ पर भी ये क्या होना चाहिए, टूटी। इस धागे में टेंशन टूटी, तो इस पे भी लगेगा टूटी। पहले तो आप देख लो, टी 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 टूटी कैसे हुआ, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, दोबारा देखो, टी 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 टी, यहाँ पे भी कितना होगा, टी। ये तो पूरा एक ही धागा है ना, और यहाँ पर कितना जाएगा, टूटी। तो पहले तो टी 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 टूटी, समझ में आया? तो एक ही टेंशन से काम चल गया। अब टूटी भी तो टी की टर्म्स में ही है, वहां पे टी1 टी2 तो नहीं करना पड़ा ना, तो एक ही अननोन हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करने गए किसकी, एक्सीलरेशन की। अब जो एक्सीलरेशन की बात है उसे ध्यान से सुनना। ये 8 है, इसे मैं लेकर नीचे ए से। आपको पता है जब ये ए से नीचे जाता है तो क्या होता है, तो ये पुली ए से नीचे आती है। कौन नीचे आती है, पुली। अब जब पुली ए से नीचे आएगी, तो पुली के इस तरफ भी धागा चाहिए और इस तरफ भी धागा चाहिए। हाँ, धागा दोनों तरफ चाहिए कि नहीं चाहिए। एक डायग्राम बना के कुछ दिखा रहा हूं, बड़ा पसंद आएगा आपको, एकदम फील हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एकदम फील हो जाएगा, है ना। हाँ देखना जरा, मैं इसे नीचे लाऊंगा, ठीक है। इसे कहां लाऊंगा, देखना जरा क्या होने वाला है। आप समझ रहे पुली कहां गई है, नीचे। ये बाबूजी कहां हुआ करते थे, यहाँ। अब कहां पहुंच गए, यहाँ नीचे पहुंच गए हैं, एक्स। कितना नीचे पहुंच गए, पक्का, देखना, ठीक है। यानी कि पुली भी नीचे कितनी आ चुकी है, एक्स। कितना नीचे आ चुकी है, पुली भी एक्स नीचे आ चुकी है। अब जो धागा इसको चाहिए, वो धागा, इतना धागा तो इसके पास पहले से था, और ये धागा भी इसके पास पहले से था। ये एक्स्ट्रा धागा चाहिए कि नहीं चाहिए, डायग्राम समझ में आया, आया ही नहीं। अगर इस पुली को एक्स नीचे लेके आना है, तो एक्स धागा यहाँ चाहिए और एक्स धागा, पहले तो ये पुली यहाँ हुआ करती थी ना। हाँ, तो तब कितना धागा, येलो येलो तब तो था, इतना इतना धागा तो था। तो इस ये धागा आएगा कहां से, ये एक्स्ट्रा धागा यहाँ से तो आ नहीं सकता। अरे यहाँ से आ सकता है क्या, ये तो बना हुआ है ना। यानी कि अगर ये पुली एक्स नीचे गई, ये पुली कितना नीचे गई, एक्स नीचे गई, तो इसके नीचे जाने की वजह से यहाँ पर कुछ धागा एक्स्ट्रा आ जाएगा, आ जाएगा, और इतना ही धागा यहाँ एक्स्ट्रा आएगा। अब वो धागा यहाँ से तो आ नहीं सकता, आ सकता है क्या यहाँ से। अब अगर वो धागा यहाँ से नहीं आ सकता, तो धागा आएगा कहाँ से, तू से आएगा कि नहीं आएगा। अब तू से आएगा तो तू को कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर।
समझ गए? तो मुझे बताओ 2 को अपनी अभी की पोजीशन से कितना ऊपर जाना पड़ेगा? 2x। कितना? 2x। अब ये 2x क्यों जाना पड़ा, बस ये बताओ। क्योंकि धागा कितना चाहिए था? ये x और x धागा चाहिए था कि नहीं चाहिए था? x धागा इधर लगा, x धागा इधर लगा, टोटल 2x धागा चाहिए। कितना धागा चाहिए? ये 2x धागा कहां से आएगा? इधर से तो आने का कोई चांस नहीं है, तो सारा धागा इधर से ही आएगा ना, तो ये ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब ये x नीचे आता है तो ये 2x ऊपर जाता है। अब फील कर पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? डायग्राम समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है समझ में? अब इतना डायग्राम मैं हमेशा बना के नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा मेरे साथ फील करो। इसको पकड़ो और मन मन में इसको नीचे खींचो, खींचो इस पुली को नीचे। जब पुली को नीचे खींचोगे तो उसके दोनों तरफ धागा चाहिए, x इधर और x। फिर देखो 2x आएगा कहां से? इसने तो मना कर दिया, कहता इधर मत देखो भाई साहब, इधर तो बंधा है, इधर कुछ नहीं है। तो सारा धागा किसने मंगाना पड़ेगा? इससे। यानी कि जब ये ब्लॉक ए से जाएगा तो ये पुली ए से जाएगी, और ये पुली ए से जाएगी तो इसको कितने से आना पड़ेगा? 2a से। कितने से? जिसको ये a और 2a वाली बात समझ ना आई हो वो मेरे से पूछे, क्या नहीं आया? उन दोनों का मिला के नहीं, देर से क्या समझ कह रहा है? इन दोनों का मिला दिया, ए और ए मिला दिया, पुली का ए और ए का ए, और धागे का ए और मिला ले 4a हो जाएगा। बेटा इधर धागा और इधर धागा आया ना एक्स्ट्रा, जब ये एक कदम चलता है तो इसे 2 कदम धागे की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? पुली नीचे आती है, पुली के इस तरफ भी धागा चाहिए और पुली के दोनों तरफ धागा चाहिए, और धागा आ एक ही तरफ से रहा, इस तरफ से कोई धागा। भाई कॉमन सेंस की बात है, किसी को दिखाऊंगा, किसी से पूछूंगा अगर मैं इसे 4 सेंटीमीटर पुली को नीचे लाना चाहता हूं तो कैसे ला पाऊंगा बताओ? 4 सेंटीमीटर धागा इधर चाहिए, 4 सेंटीमीटर धागा कहां से आएगा? वो धागा पुली ऊपर उठेगी, ये मास ऊपर उठेगा 8 सेंटीमीटर से, यहाँ से धागा फ्री करेगा, वो धागा यहाँ से सरक के 4 इधर सेट होगा, 4 इधर सेट होगा, तब ये नीचे आएगा। नहीं आया समझ में? आ ही नहीं रहा समझ में? आ गया? यहाँ पर ब्लॉक जब x से चलेगा, कौन से वाला? 8, तो 2 को जाना पड़ेगा 2x से। तो जब 8 का एक्सेलरेशन होगा 8 तो उसका एक्सेलरेशन होगा 2। बोले? अब इस सवाल में कुछ नहीं है, ये हो गया 20, ये हो गया 80। इक्वेशन बताओ। बोले? यहाँ की इक्वेशन बताओ। अरे बोलो ना। 2 इक्वेशन 2 अननोन, कौन कौन सी इक्वेशन है? टी और ए की, तो टी आ जाएगा और ए आ जाएगा। क्या सबको कुछ समझ में आया? टी निकल आएगा और ए निकल आएगा। नहीं आया समझ में? हाँ, ये अग्निमा अग्रवाल जी, अंशिका मित्तल जी, क्या बात है बेटा, आप लोग कैमरा वैमरा चालू करके क्यों नहीं बैठते? बोलना क्यों पड़ता है अग्निमा जी मुझे? अंशिका जी, आकर्ष भाई, लिख लीजिए इसको। अब तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ना, इक्वेशन सॉल्व करने में तो कुछ है नहीं। हाँ, इक्वेशन तो हाल सॉल्व हो जाएगी ना, लिख लीजिए इसको। ऐसे टी और ए निकालेंगे इक्वेशन सॉल्व करके। अब देखो ऐसा सवाल स्कूल में तो मुश्किल से ही आएगा, वहां नहीं आएगा। इस सवाल को करने की एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। हम लोग वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसी की हमें अभी जरूरत नहीं। तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाने की बजाय मैं आपको टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट पढ़ाऊंगा। 3 तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट और पुली कंस्ट्रेंट। ये तीनों कंस्ट्रेंट मैं कहां सिखाऊंगा आपको? पवन बैच में सिखाऊंगा। समझ गए? उतनी जरूरत नहीं है, पर्याप्त है इतना भी, लेकिन अब उसकी कोई सीमा नहीं है, करते रहोगे तो कितना भी कर लो। ये सवाल अच्छे से कर लेना, हो सकता है टेस्ट में आ जाए। ये नहीं आएगा तो इससे मिलता जुलता तो आ ही जाएगा। अर्नव्य भाई आज किस लिए खड़े हैं? होमवर्क नहीं किया है? इधर। और प्रिंस भाई, होमवर्क और पड़ोस में बाकी सबने क्विज और होमवर्क किया है? अरे झूठो, सही में? हाय मेरे प्यारे बच्चे, यार मैं तो डबल डबल क्लास ले रहा हूं तो भी कर ले रहे हो। सही है। अब मैंने आपकी कल कोई क्लास नहीं रखी है भैया। हाँ, एक दिन का रेस्ट कर लो आप कल, है ना? अपना टारगेट एनएलएम पूरा करने का था, तो पूरा हो जाएगा। फ्रिक्शन भी शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा बता देंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो अपने को कोई अब ऐसी जल्दी नहीं है ना? दिवाली के बाद भी मैं आपकी हफ्ते में एक ही क्लास या 2 ही क्लास लगाया करूंगा एक्स्ट्रा, बाकी नहीं लगाया करेंगे। और नवंबर के बाद कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, मैक्सिमम नवंबर में होगी। समझ गए? दिसंबर जनवरी में कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। नवंबर तक ही आपका सिलेबस वहां तक पहुंच जाएगा कि आप लोगों को स्कूल एग्जाम वगैरह में कोई तकलीफ ना हो। समझ गए? चले गए आगे? हाँ बोलिए भाई।
नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक ही धागे से चीजें नहीं जुड़ी हुई है। दोस्त का कहना है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास करके क्यों नहीं कर रहे जिस टेक्निक से पहले कर रहे थे। वो टेक्निक यहाँ इसलिए नहीं लगा सकते कि वहां पर सारे के सारे लोग एक ही धागे से जुड़े होते थे सीरीज में, या दूसरा धागे भी आता तो सीरीज में। ये तो भाई अलग ही कलाएं शुरू हो गई यहाँ, ये सब मत करना, सड़क पे आ जाओगे। समझ गए? चले आगे। अगला सवाल, ये ड्रॉ करना चाहोगे क्या? कर लो इसे ड्रॉ, इसे कर लो, जिससे जब कभी इसे देखो तो समझ में आ जाए। ड्रॉ कर लो इसको, कोई बात नहीं। चले, अब इसी चीज पर बेस्ड दो सवाल और हैं छोटे छोटे से, वो करेंगे। और ये इस तरह बेटा पुली उली वाले सारे सवाल हो गए, है ना। चले, क्वेश्चन ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ। 2 kg का ब्लॉक है और एक बेटा 8 kg का ब्लॉक है ना। और ये एक पुली है ना। और यहां पर एक पुली है। बना लीजिए ऐसा, एक तरफ से क्लैंप कर दिया उसको, क्या कर दिया है? क्लैंप। क्लैंप करने का मतलब क्या? रोक दिया यहाँ पे, समझ गए ना, बांध दिया। नहीं आ रहा समझ में? क्या कोई क्लास में मुझे, चलो पहले टेंशन के बारे में तो मैं ही बता देता हूं, है ना। देखो यहाँ टेंशन कितनी होगी? टी। यहाँ भी कितनी? टी। यहाँ भी कितनी? टी टी टी। तो इस धागे में कितनी आएगी? इस धागे में कितनी आएगी? इस धागे में टेंशन 2T क्यों आई? ये बात समझ में आएगी? क्योंकि पुली किसमें होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में। और पुली इक्विलिब्रियम में कब होगी भाई? जब इधर लगने वाले टी को कोई बैलेंस कर देगा। कौन बैलेंस करेगा? 2T। क्या ये 2T समझ में आया? अच्छा बताओ, इसके पीछे आने के तो कोई चांसेस नहीं है, कोई पीछे लाने वाला नहीं है। क्या हो रहा है कुल मिला के? नीचे। अच्छा ये बताओ, अगर इसे नीचे जाना है वो लेटर से ये ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो क्या कोई मुझे बता सकता है 8 कितने एक्सेलरेशन जाएगा? सोच लो एक बार, जो बोला था वही करके देखो। जिस पुली को मैंने ए से खिसकाया है उसे एक्स डिस्टेंस से खिसका के देखो। जब इस पुली को एक्स डिस्टेंस से खिसका के देखो, धागा फ्री होगा ना। अरे धागा क्या होगा? और धागा ऊपर भी फ्री होगा और नीचे भी, दोनों तरफ फ्री होगा कि नहीं होगा? अगर इस पुली को एक्स खिसका दूं, हाँ देखो धागा भी ऐसा है ना।
और आपकी पुली ऐसी है। अब अगर मैं इसको खिसका दूं पुली को, ये मैंने पुली को खिसका दिया, तो इतना धागा यहां से फ्री होगा, इतना यहां से फ्री होगा ना, तो एक्स धागा जाएगा कि नहीं जाएगा, और पुली पे से ये कैसे कैसे गुजरेगा, बोलो। नहीं आया समझ? डायग्राम देख के समझ आ रहा है? अगर ये पुली एक्स से खिसक गई तो धागा कितना फ्री होगा, जल्दी बताओ। 2x, एक्स नीचे एक्स ऊपर, अरे बोलो ना। और वो 2x धागा इस पे लिपट के जाएगा तो यही तो जाएगा, नहीं हो तो जा नहीं सकता। हाँ, तो ये बाबूजी कितने से नीचे गिरेंगे, 2a से। आया ही नहीं समझ? ये 2a कितने लोगों को समझ आ गया? ठीक है, किस किस को ये 2a समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं एक बार और समझाऊंगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ सर, समझा दो आप तो बस। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप एक बार समझाओ। देखो बेटा, ये ब्लॉक जब 1 मीटर आगे चलेगा तो ये पुली भी 1 मीटर आगे जाएगी। पुली 1 मीटर आगे जाएगी तो पुली पे धागा लिपटा है और उसके दोनों तरफ धागा है। जब ये 1 मीटर आगे जाती है, लेट अस से ये 1 मीटर आगे खिसकी, तो ये इतना धागा, देखो मैं मार्क कर रहा हूं उस धागे को जो फ्री हो गया, ये धागा और ये धागा। ये धागा हवा में तो रहेगा नहीं, ये धागा तो इससे लिपट के निकलना चाहेगा नहीं, यानी कि फ्री हो जाएगा। अब या तो ये वाला धागा इस तरफ कंज्यूम होता, लेकिन यहाँ तो क्या हो रखा है, बंद। यहाँ कोई कंजम्पशन या डिलीवरी तो है नहीं, ना यहाँ से नया धागा मिल सकता है, ना यहाँ पर बचा हुआ धागा खपाया जा सकता है। बोलो भाई, सारा का सारा धागा लिपट के कहाँ चला जाएगा, इधर। जब इधर जाएगा तो कितना धागा इधर जाएगा, एक्स जाएगा कि 2x? तो 2x धागा जब इधर जाएगा, इसका मतलब पुली जब आगे बढ़ती है तो ये मास कितने से नीचे गिरता होगा, 2x से। बोलो। तो जब इसका एक्सेलरेशन होगा तो इसका 2a होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? नहीं आई समझ? आई? अब इस सवाल में कुछ बचाइए। अब ये जो 2 है, इस 2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, बताओ भाई, इस 2 पे इधर कितना फोर्स लग रहा है, 2t, और एक्सेलरेशन कितना है, a। सर वर्टिकल वाले फोर्स की क्या बात करनी है, इधर 20 लगेगा, इधर नॉर्मल एक्शन, वो तो एक दूसरे को क्या कर देंगे। और इस 8 की क्या दशा है, जल्दी से बताओ। 8t किधर लगेगा, नीचे, और ऊपर क्या लगेगा, t, और नीचे कितना, 2a। इक्वेशन में डालोगे, बताओ इसकी इक्वेशन। 2t बराबर 2a, 2t बराबर, अरे नेट फोर्स बराबर ma। हाँ, और यहाँ क्या इक्वेशन बनेगी, 80 माइनस टी बराबर ma। दो इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? इनसे टी और ए सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नोट कर लीजिए इसको। आपको समझ भी आ रहा है कुछ की बस ऐसे ही? यहाँ पे 2 भी लिख देना जिससे समझ में आ जाए कौन जा रहा है आगे। कार्तिक तनेजा जी, क्या बात है, घूंघट काय कर लिया है? गलत बात है कार्तिक भाई, आपकी समझते नहीं हो। इतनी बार बोलता हूं तो भी परेशान करते हो मुझे। व्यवस्थित होकर बैठा करो बिल्कुल। लिखिए है क्या? ये वाला डायग्राम भी बना लेना, जिससे ध्यान रहे मैंने कैसे समझाया था। और यहाँ पे आप ऐसा कर देना, ये कितना जाएगा धागा, 2x। समझ गए ना? बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, बैठ जाए मैडम, भाई काम करके लाया करें। रजिस्टर भर गया? इसमें कौन कौन सी चीजें लिखी है तुमने? नहीं, इस चैप्टर में, इस रजिस्टर में कितना सामान आ गया? काइनेमेटिक्स और एनएलएम में रजिस्टर भर दिया तुमने? रजिस्टर तो भरते जा रहे हैं। एक बार जरा अपनी 10th की साइंस की पढ़ाई भी एक बार याद कर लो। मैथमेटिकल टूल और वेक्टर के बराबर दिवस मान लो। और हम कह रहे थे 10th की पढ़ाई है, ऐसे थोड़ी।
बोर्ड होता है। चलें, बस अब दिवाली के बाद मिलेंगे तो गर्मी वर्मी तो रहेगी नहीं। हाँ, दिवाली के बाद गर्मी खत्म हो जाती है। ऐसा सामान्यता देखा गया, ग्वालियर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तो कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी, मॉनसून चला गया। एक क्वेश्चन और करेंगे। ना ना बेटा ना, गलत बात। ज्यादा ही फीलिंग में आ रहे हैं लोग। ड्रॉ कर लें भाई। दो है, 3 है, 10 है। करें, बस ये आखिरी है, इसके बाद और भी है वैसे, लेकिन वो टू मच हो जाएंगे। आ जाओ जरा देखें, देखें टेंशन टी 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 टूट गई। हाँ जी, हो गई टूटी फूटी। सारी टेंशन हमने बना दी। अब बात करने गए एक्सीलरेशन की। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे ब्लॉक कितने हैं? तो अननोन कितने मान सकते हो? 3। एक अननोन आप मान सकते हो जो है टी, जो कितना है? तो टी वाला अननोन आप मान चुके हो। अब किसका अननोन मानना है? एक्सीलरेशन का। किसका बेटा? अब एक्सीलरेशन का अननोन हम कैसे मानेंगे? कृष्ण भाई इधर देखो, बाद में ड्रॉ करना, इधर देखो। अब एक्सीलरेशन का अननोन हम कैसे मानेंगे? सुनो, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। A2 A3 10 किलो का है, कहां जाएगा? नीचे। कहां जाएगा? और किनको हवा में उड़ा देगा? 2 और 3 ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दोनों जब ऊपर जाएंगे तो अपने अपने धागे समर्पित करेंगे। अपने अपने धागे, कुछ धागा यहां से आएगा, कुछ धागा। लेट अस से ये आया 4 के एक्सीलरेशन से और ये आया 8 के एक्सीलरेशन से। ये 4 से और ये, या मानो 1 सेकंड में इसने समर्पित किया 4 मीटर धागा और इसने समर्पित किया 8 मीटर धागा। बताओ ये पुली नीचे कितना उतरेगी? 12 नीचे नहीं उतरेगी, 6 मीटर नीचे उतरेगी। नहीं आया समझ में? क्या लाए हो? 4, क्या लाए हो? 8, हमको मिला है 12। हम जाएंगे 6 मीटर नीचे। 6 मीटर इधर सेट कर लेंगे, 6 मीटर इधर सेट कर लेंगे। नहीं आया समझ? फीलिंग की बात है। नहीं आया समझ? क्या लाए हो? 4, क्या लाए हो? 8, कितना लाए हो? 12। हम 12 नीचे उतर गए तो हमें 24 चाहिए होगा। लाए हो क्या? तो हम कितना नीचे उतरेंगे? 6। जिससे कि 6 इधर सेट कर ले, 6 इधर सेट कर ले, तुम्हारा 12 पूरा यहाँ पे सेट हो जाए। बोलो क्या लाए हो? A2। क्या लाए हो? A3। हम जाएंगे कितने से?
A2 प्लस A3 बाय 2। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, कुछ समझ आया? यहाँ से A2 धागा आया होगा, यहाँ से A3 धागा आया होगा, टोटल कितना धागा मिल गया? A2 प्लस A3। लेकिन पुली की खास बात ये होती है कि जब वो चलती है x, उसे धागा चाहिए होता है 2x, तो वो चलेगी A2 प्लस A3 बाय 2, जिससे धागा लगे A2 प्लस A3। कितना धागा आया? क्या ये एक्सेलरेशन? आपको कुछ बचा ही नहीं, आपको क्या बनानी है? इक्वेशन। ये कौन है? 20। ये कौन है? ये कौन है? भगवान इसकी कोई इक्वेशन लिखवा दो, लिख दे। सवाल में मजा आया? नहीं आया सवाल? अगर ये समझ आ गया समझो पुली की पूरी बात काफी हद तक समझ में आ गई। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ऐसे फीलिंग से काम नहीं चलता जो फीलिंग से चला दिया। ऐसे सवाल जो इस फीलिंग से नहीं होंगे उन सवालों पे लगाना पड़ेगा हमें कंस्ट्रेंट मोशन। क्या लगाना पड़ेगा? अब कंस्ट्रेंट मोशन को हम पढ़ेंगे कॉमन बैच में, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, तो इक्वेशन लिखेंगे। अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या थी? t माइनस 20 बराबर 2a2 हो गया। हाँ, 100 माइनस 2t बराबर 10, A2 प्लस A3 बाय 2। लिख लीजिए इसको। बढ़िया काम है क्या? ठीक है सब सवाल? बस पर्याप्त है इतना। नौ लेक्चर लग गए अगले पढ़ने में। हाँ, काफी समय लग गया, लेकिन बेटा इतना समय नहीं देता ना तो आज आप इतना मजा नहीं ले रहे होते इस चैप्टर में। आज इस चैप्टर में मजा ले इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमने इतना समय दिया। समय देना पड़ता है बेटा चैप्टर को। मैं बेटा जल्दी जल्दी भी पढ़ा सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? मैं बिल्कुल जल्दी नहीं करता, थोड़ी सी भी घास नहीं काटता। हर एक बात धीरे धीरे आपको इसलिए बता के चल रहा हूँ, उसके दो कारण है। एक, आप लोगों ने मुझे ईमानदारी से समय दे दिया है। ये जो आपने मुझे टीटीएस में थोड़ा समय दिया है ना, अब मुझे भगाने की जरूरत नहीं है। मैं बिना भगाए आपको एक एक चीज डिटेल में बताते हुए समझाते हुए कंप्लीट कर दूंगा। समझ गए ना? और शुरुआत में जो धीरे धीरे समय देना था, मैंने काफी समय दिया आपको, 2-2.5 महीने मिला है ना भाई। शुरुआत में तो मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं लगाई आपकी। शुरू में तो मैथमेटिकल टूल, वेक्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन सब धीरे धीरे ही पढ़ाया है। चले हाँ भैया। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर आपको पढ़ाना चाहता हूँ, वो है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या पढ़ाना चाहता हूँ? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था रिकॉइल ऑफ गन में। कहाँ पढ़ाया था? अभी वही जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली चीज थी, उसको हम सेंटर ऑफ मास में और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो वही का टॉपिक है, वो यहाँ का टॉपिक नहीं है। लेकिन थोड़ा रिकॉइल ऑफ गन सिखाया था, उसके सवाल कराए थे, वो मशीन गन वाली चर्चा हो गई थी, सवाल कराए थे ना। अभी मुझे यहाँ पर एक चीज पढ़ानी है जिसका नाम है इंपल्स। क्या पढ़ाना है? अब सारे लोग जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। एक विशेष प्रकार का फोर्स है जिसे बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? उसका टाइम के साथ बनाया मैंने ग्राफ। क्या बनाया टाइम के साथ? ये ग्राफ होता है उसका। सर ये किस चीज का ग्राफ है? ये मेरे ताली बजाने का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? जब आप ताली बजाते हो ना, तो आप असल में एक इंपल्सिव फोर्स लगाते हो। क्या लगाते हो? अब ये इंपल्सिव फोर्स होता कैसा है, ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा, लेकिन जब इसे स्लो मोशन में देखेंगे तो समझ में आएगा इंपल्सिव फोर्स कैसा होता है। ठीक है, तो मेरे एक्सप्रेशन से फोर्स के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेना। मेरे एक्सप्रेशन को क्या कर लेना? फोर्स के मैग्नीट्यूड के। देखिए ताली बजाऊंगा स्लो मोशन में, ये ताली है ना,
इसी को मैं किसमें बजाने वाला हूं? स्लो मोशन में। नहीं आया समझ में? क्या हुआ बताओ? देखो टच किया, फोर्स बड़ा 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 बड़ा, मैक्सिमम हुआ, कम कम, जीरो हुआ, हाथ। ये तो होता है ताली बजाने में। जब आप ताली बजाते हैं तो एक मोमेंट ऐसा आता है जिस समय फोर्स जीरो से बढ़ते बढ़ते कहां जाता है और तुरंत कहां जाता है? कितनी देर में जरा देर। इसलिए डेल्टा टी जो है उसे क्या लिया? टेंडिंग टू जीरो। ये घटना घटित हो गई थोड़ी देर में। चुटकी बजाने वाला जो प्रोसेस है इसमें भी यही होता है कि नहीं होता है? ये जो लगता है वो कैसा प्रोसेस है? कैसा प्रोसेस है? ये इंपल्सिव फोर्स है। कैसा है? समझ रहे हैं? चलिए चुटकी का एग्जांपल दिया, ताली का दिया, इसका बेस्ट एग्जांपल है झापड़। लीजिएगा, चाहिए? ये तुमने पीछे अपने बालों में रबर बैंड लगाया हुआ? अच्छा अच्छा, शिखा रखी हुई। शिखा बोलते बेटा उसको, चोटी नहीं बोलते। ओके चले आगे। ये कौन है? एफ मैक्स। कौन है? और ये डेल्टा टी है। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। पक्का? तो ये डेल्टा टी बहुत छोटा होता है। मैंने तो आपको दिखा दिया जिससे आपको दिख जाए, वरना ये टाइम इंटरवल होता है बहुत। घटना देख लो कितनी देर में घटित हो जाती है। आई बात समझ में? आप बैठे हो, आपने कभी अपनी बहन को धीरे से ऐसे मार दिया था, उसने उस दिन उसका बदला नहीं लिया और उसने कहा था अचानक से मारूंगी। हुआ है आपके साथ ऐसा? मेरे साथ हुआ है ऐसा। हमारी बड़ी बहन जो थी उसका ये कहना था मारूंगी अचानक से। अब आप आराम से बैठे हो, अचानक से आएगी धीरे से और चक्का से मार के चली जाए। बदला हो गया बदला। अब वो जो चक्कर से लगा आपको, वो जो चक्कर से लगा है उसी का नाम क्या है? इंपल्सिव। क्या नाम है? क्या आपको बात समझ में आई? टाइम इंटरवल बहुत कम, टाइम इंटरवल बहुत कम, और फोर्स जीरो से बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? मैक्सिमम, और मैक्सिमम से कम होते होते क्या होगा? जीरो। इस तरह के फोर्स को कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। पक्की बात है? तो इंपल्सिव फोर्स पहचानने आ गए। किसी को मुक्का मारा घुमा के, कैसा फोर्स है? इंपल्सिव फोर्स। समझ गए? कोई सामान ऊपर रखा था और वो नीचे गिर गया, वो जो जमीन में उस पर लगाया वो क्या है? इंपल्सिव। समझ रहे हैं? एक चीज दूसरी चीज से टकराई, कोलिजन किया, क्या है? इंपल्सिव। समझ गए? इंपल्सिव फोर्स पहचानना आया? तो क्या ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है? इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। समझ गए? तो यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई जो होती है इंपल्स, और इंपल्स होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी। क्या होता है? इस इंटीग्रेशन एफ डी टी को आप ऐसे में निकाल सकते हैं, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। क्या करके? बल्कि ऐसे करने की बजाय आपको बढ़िया बताता हूं, इंपल्स हो गया इंटीग्रेशन एफ डी टी। जैसे इसको ये भी कर सकते हैं, एरिया अंडर, पढ़े लिखे लग रहे हो? किसने सिखाया आपको? कैलकुलस। अरे कैलकुलस क्या सिखाया कि अगर कभी इंटीग्रेशन वाई डी एक्स हो तो वो वाई एक्स ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है। तो इंटीग्रेशन एफ डी टी है तो है विजेत, इंटीग्रेशन एफ डी टी है तो एफ टी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होगा कि नहीं होगा? तो इंपल्स निकालने के दो तरीके तो आ गए। अब सुनो जरा ध्यान से, ध्यान से। अब एफ बराबर होता है डीपी बाई डीटी फ्रॉम सेकंड लॉ। कहां से? तो डीपी क्या हो जाएगा? एफ डी, दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। डीपी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा डेल्टा पी, और ये आएगा तो इंपल्स। अरे बोलो ना, ये जो डेल्टा पी इंपल्स के बराबर होता है इसे क्या बोलते हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहते हैं? सेकंड लॉ का ही तो रिजल्ट है ये। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ा है कि एफ एवरेज जो होता है वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी यहां से क्या आ जाएगा? एफ एवरेज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, और डेल्टा पी कौन होता है? इंपल्स। तो इंपल्स का एक और फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? कहने का मतलब क्या, अगर कोई कभी मेरे से बोले कि साहब मुझे इंपल्स निकालना है, मैंने कहा सुन भाई बहुत सारे तरीके। सबसे पहला और बेसिक तरीका है एफडीटी, टी1 से लेके जहां तक भी उसने बोला है, जहां भी। दूसरा तरीका है एरिया अंडर एफटी ग्राफ, एरिया अंडर, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है चेंज इन मोमेंटम। क्या है? अरे बोलो ना, दैट इज डेल्टा पी। पता? और चौथा तरीका है
एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इंपल्स निकालने के 4 तरीके बताए। अब अगर उसने फोर्स का फंक्शन टाइम की टर्म्स में दे दिया तो उसे यहाँ पे पुट करके कर देंगे, एरिया अंडर कर्व दे दिया तो वो भी इंपल्स के बराबर है, चेंज इन मोमेंटम दे दिया, इनिशियल फाइनल मोमेंटम दे दिया तो वो भी इंपल्स के बराबर है, और एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी दे दिया तो भी इंपल्स। तो इंपल्स निकालने के कितने तरीके हो गए? 4। पक्का? बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त। क्या यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आई? इसे नोट कर लीजिए। देखो ये जो एरिया है ना, ये पूरा, इस एरिया को क्या बोलते हैं? इंपल्स। समझ ही रहे होंगे आप, ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा? इंपल्स। लिखना होगा, लिखना होगा बेटा, इसे लिखना होगा। असल में हम इंपल्स पढ़ाते हैं कहाँ? सेंटर ऑफ मास में। तो अभी क्यों पढ़ा रहे हैं? वो बच्चों के स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, किसी के स्कूल में लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ा देते हैं, तो और तुम्हारे सर ने ये भी नहीं पढ़ाया, तो ले भाई पढ़ ले। लिख दी है क्या? हाँ कहिए मोदी जी। अरे चुप रहो, कहिए मोदी जी। मोदी है, बालक, बालक नाम क्या तुम्हारा? रोशन मोदी, तो मोदी जी हुए ना? कहिए मोदी जी। 1 मिनट शांत रहिए, मोदी जी सवाल पूछिए। या आप मेरे और मोदी जी के बीच में बताओ। हाँ, एक तो आपको हर चीज में कॉमेडी मिल जाती है। शांत रहेंगे एकदम। कहिए मोदी जी। आप नहीं सुनने दे रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली है रोशन मोदी जी ने। जब हाथ, जब हाथों से ऐसे ताली बजाते हैं तो उनका ये कहना है कि नॉर्मल रिएक्शन लगती होगी, वो कैसे? यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव हो गई है। फोर्स कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन किस नेचर का है? समझ गए? जैसे फ्रिक्शन भी इंपल्सिव नेचर का हो जाता है कभी कभी, वो डिस्कस करेंगे हम। समझ रहे हैं ना? चले, ये बेटा तुमने जो ऊपर ग्राफ बनाया है, ये क्या सांची का स्तूप बनाया है? कुछ लोगों ने तो बोध स्तूप बना दिया है। क्या बोलते हैं वो? ना ना ना, वो एक तिब्बती कल्चर में होता है ना, क्या बोलते हैं उसे? वो कुछ और होता है, वो ऐसा बना देते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, अजीब सा नाम होता है। ऐसा बना रखा है बिल्कुल इसने। भाई आगे ये ग्राफ ऐसा था भाई, ऐसा ग्राफ घर जाके रोएगा, किसके हत्थे चढ़ गया मैं, थोपड़ा ही बिगाड़ दिया मेरा। इंपल्स कुछ कुछ समझ में आ गया? तो अगर कोई सवाल अभी हमारी एनएलएम की बुकलेट में तो मिलेगा नहीं, वो सवाल आपको मिलेंगे सेंटर ऑफ मास में जाके। अगर कोई सवाल आपको मिला भी किसका? इंपल्स का, तो भैया आपको ऐसे करना है। हाँ कहो दोस्त। हाँ, वाइब्रेशन इंपल्स का रिजल्ट नहीं है बेटा, वाइब्रेशन तो रिस्टोरिंग फोर्स का रिजल्ट है, वो जब एसएचएम पढ़ाएंगे तब समझ आएगा। चले, डन है? नो सर कह रहे हो, यस सर कह रहे हो? वाह,
अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, देखो ये सब बातें हो चुकी हैं, देखो ये सब बातें हो चुकी हैं, मास एंड पुली प्रॉब्लम्स तक बात हो चुकी है। अब आती है स्प्रिंग एंड इट्स कॉम्बिनेशन और सूडो फोर्स, है ना। उससे पहले दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, वो भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आइए देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। ये स्कूल में जरूर पूछा जाएगा, फेवरेट क्वेश्चन है उनका। क्या है? एक्सप्लेन व्हाई सेकंड लॉ इज मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। यानी कि सच में सेकंड लॉ ही लॉ ऑफ मोशन है, बाकी दोनों तो उसी से बने। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो उसी के बच्चे हैं, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ, फर्स्ट और थर्ड। जो ट्रू लॉ है वो कौन है? सेकंड लॉ। यानी कि अगर सेकंड लॉ आपको आता है तो उससे आप फर्स्ट और थर्ड लॉ बना सकते हैं। क्या कहा मैंने, समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे कहिए। तो एक्सप्लेन व्हाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। हाँ जी, तो मैंने बताया बिकॉज वी कैन डिराइव फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। हम सेकंड लॉ से क्या डिराइव कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। क्या कहा, समझ में आया? अब कैसे कर सकते हैं, तो एक एक करके डिराइव करके देखेंगे। पहले देखें डिडक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ यूजिंग सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से पता है F बराबर dt by dt। अरे देखते जाएंगे सामने, देखो अगर फोर्स 0 हुआ तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो mv कांस्टेंट हो जाएगा, mv कांस्टेंट हुआ तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मास तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट हुआ तो वेलोसिटी, बताइए दैट इज वेलोसिटी चेंज नहीं, और वेलोसिटी चेंज नहीं होना, यही तो कहा था फर्स्ट लॉ में। क्या कहा था? अगर फोर्स नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? अगर फोर्स नहीं हुआ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? रेस्ट पे है, 0 है तो 0 रहेगी, कोई वैल्यू है तो वही बनी रहेगी, और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी। बोले तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मींस एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन इन सेम डायरेक्शन विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यही है ना? कुछ नहीं, F बराबर dp by dt था। फर्स्ट लॉ कहता था अगर फोर्स 0 हुआ तो हमने फोर्स 0 रख के देखा, और जैसे ही हमने फोर्स को 0 रखा, अरे भाई देवांश राय सामने देखो भाई, अपनी खोपड़ियां क्या दिखा रहे हो? हाँ सामने देखो पागल। अब क्या करेंगे? अगर वेलोसिटी, अगर फोर्स क्या हो गया? 0। फोर्स क्या हो गया? 0। अगर फोर्स 0 हो गया तो dp by dt भी 0 हो जाएगा। अगर dp by dt 0 हो गया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। भाई किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 है मतलब वो क्या है? कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज हो नहीं रहा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि इसका मतलब है कि वेलोसिटी बदलने वाली नहीं है। यानी कि पहले 0 थी तो 0 रहेगी, जो वैल्यू थी वही रहेगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। बोलो भाई, यही तो फर्स्ट लॉ है। तो मैं किसको डिड्यूस कर दिया? फर्स्ट लॉ को। किससे? सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ को डिड्यूस कर रहे हैं सेकंड लॉ से। किसको डिड्यूस कर रहे हैं? सुनिए, एक लिया हमने सिस्टम, क्या लिया है? उसमें से दो पार्टिकल, उसमें से दो, और वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे F1 और F2, और जानबूझ के हमने जो फोर्स लगाए थे वो लगाए थे आड़े टेढ़े। कैसे लगाए थे? तुम थोड़ी कमर सीधी करो, मोदी जी के पड़ोस में बैठे हो, कमर सीधी करो थोड़ी, ऐसे झुक के बूढ़ों की तरह बैठे हो और देख भी नहीं रहे हो सही से सामने। ये देखो यार 3 लोग बैठे हैं, यहाँ भी नहीं आए तुम, यहाँ पे भी कहीं 3 लोग बैठे होंगे, उधर बैठे। थोड़ा आगे बैठने की कोशिश किया करो लला, और बालिकाएं थोड़ा इकट्ठी होकर बैठा करें। आप लोग बहुत सारी सीटें खराब कर देते हो, आप एक बैठ जाती हो फिर कोई बैठता नहीं है उस पर। देखो शुभिका जी, देखो अकेली बैठी है पूरी बेंच पर। नहीं, ये बढ़िया है। अब पूरा एक सिस्टम है और दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? F1 है। तो मैंने जानबूझ के दोनों F1 F2 को इक्वल एंड अपोजिट नहीं बनाया। न्यूटन पढ़ना तो ये कहता है ना, अगर एक ने दूसरे पे लगाया होगा ऐसा तो दूसरा पहले पे लगाएगा ऐसा। बोलो, मैंने लगा दिया ऐसे, पहले गलत लेके चलूंगा फिर उसे गलत साबित करूंगा। अरे बोलो। तो मैंने कहा भाई कोई दो फोर्स लगा, तो मैं कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स exerting internal forces F1 and F2 on each other as shown in figure. नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। बाहर से कोई फोर्स लगाया क्या? और मैंने कहा था ये जो F बराबर dp by dt में F लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? एक्सटर्नल। कौन सा फोर्स नहीं लिया जाता? तो dp by dt क्या हो जाएगा? 0। तो p क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल होगा, जितना इनिशियल होगा उतना ही बोलो। अच्छा चलो एक बात बताओ, F1 ने कितना मोमेंटम चेंज प्रोड्यूस किया होगा किसी डेल्टा टी टाइम में? F1 बराबर डेल्टा p by डेल्टा t, और F2 ने डेल्टा p उसी डेल्टा t टाइम में डेल्टा p2 मोमेंटम चेंज क्रिएट किया होगा। तो बताओ डेल्टा p1 कितना होगा? F1 डेल्टा t, और डेल्टा p2 कितना होगा? F2 डेल्टा t। अब क्योंकि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होने चाहिए तो शुरू में तो इनिशियल मोमेंटम 0 था ना, जब फोर्स नहीं लगे होंगे, शुरुआत में दोनों नहीं चले होंगे, तो मोमेंटम कितना था दोनों का? 0। बोलो, और अच्छा रहेगा हम इसे लिख देंगे 0 + 0, इससे और क्लैरिटी आएगी। पहले पार्टिकल का भी 0 और दूसरे पार्टिकल का भी 0, लेकिन फोर्स लगने के बाद डेल्टा टी टाइम बाद
इसमें मोमेंटम कितना आ चुका था F1 डेल्टा टी, और इसमें कितना आ चुका था इनिशियल फाइनल मोमेंटम क्या होने चाहिए बराबर। इसको ऐसे लिख देंगे तो और क्लैरिटी आएगी। सब मतलब क्या होता है सारे पार्टिकल्स का मिला के, सारे पार्टिकल्स का कितने पार्टिकल है तो दो पार्टिकल्स का शुरू में मोमेंटम कितना था 0। ये कब की बात है इनिशियल, ये इनिशियल समझ गए। ये कब है एट डेल्टा टी टाइम या आफ्टर, आफ्टर डेल्टा टी टाइम। इतना होगा कि नहीं होगा, यहां से ये होता चला जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, बोलो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा तो आ गया F1 बराबर, हमने तो पहले कही थी दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या आएंगे इक्वल है, और एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर आए कि नहीं आए। क्या कहा दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन एक्ट अपॉन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड दे नेवर कैंसिल ईच अदर, व्हिच इज थर्ड लॉ, व्हिच इज। क्या आपको बात समझ में आई। इसमें थर्ड लॉ में आप एक काम करो, एक काम करो, खोलो ये बुकलेट, खोलो इस पेज पे पहुंचो जरा फटाफट पहले। बंगाल क्या हो गया भाई, याद आ रही है क्या। मम्मी की याद आ रही है उसको। हाँ एक काम कीजिए, इसके आगे ना ऐसा करो सम लगा दो, सम, सम का मतलब है टोटल मोमेंटम इनिशियल बराबर टोटल मोमेंटम फाइनल। यहां भी लगा दो उसके आगे सम, इस समेशन समझते हो ना, कर दिया। अब एक काम करो, इसे लिखो 0 + 0, क्या लिखोगे, और इसके नीचे क्या लिखोगे इनिशियल, हाँ क्या लिखोगे इनिशियल, और ये कब है आफ्टर डेल्टा टी टाइम। ये है मोमेंटम की सिचुएशन, समझ गए। बस वहां से F1 बराबर क्या आ गया -F2 क्या आ गया। क्या सबको समझ में आ गया, क्या किया ये हमने बताना, बताओ क्या किया। ये हमने सेकंड लॉ से फर्स्ट और थर्ड लॉ प्रूव करके दिखाए, फर्स्ट और थर्ड लॉ। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ गई। अब चलेंगे आगे। अब ये रिकॉइल वाला कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ा चुके हैं, इसको अब नहीं लिखना है नोट्स में, है ना। ये तो सवाल है ना रिकॉइल वाला, ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, ये आप मत लिखना, समझ गए ना। ये रिकॉइल वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर गन चलेगी तो वही पहले पहले बुलेट का मोमेंटम कितना था 0, गन का कितना था 0, इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ, सही है। वहां से वेलोसिटी ऑफ गन निकाली थी जो आई थी माइनस का मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन, पढ़ाया था। ये रिकॉइल ऑफ गन वाला कॉन्सेप्ट लिखवा चुके हैं ना, इसे दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन बाय two objects of different masses take same time to reach ground when dropped from same height and where distance is neglected. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास अलग अलग है, हल्का है भारी, दोनों को नीचे आने में टाइम बराबर क्यों लगता है। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई भी चीज नीचे क्यों आती है क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है, हमारे पास एक M1 था एक M2 था, हाँ। अब बताओ M1 पे कितना फोर्स लगेगा M1 जी, हाँ, और M2 पे कितना लगेगा पक्का। उस हिसाब से M1 का एक्सीलरेशन और M2 का एक्सीलरेशन निकाले। चलो बताओ M1 की इक्वेशन क्या लिखोगे, M1g बराबर M1a1, और इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, नेट फोर्स कितना है M2g बराबर M2a2, पूरी बाबा A2 कितना आ गया g, A1 कितना आ गया g, हे ईश्वर दीनानाथ। दोनों का एक्सीलरेशन क्या आ गया सेम, तो दोनों का नीचे आने में टाइम लगेगा √2 है कौन जी, अरे क्या लगेगा h दोनों का सेम था, g दोनों का सेम था, आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। कोई बोले भाई साहब वो तो भारी था ना उसमें फोर्स ज्यादा लगा था, कहते हैं भाई जितना उसपे फोर्स ज्यादा लगा उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया भी तो था। एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट भारी होगा मैं मानता हूं धरती माता उसपे फोर्स ज्यादा लगाएगी, लेकिन उसका मास भी तो ज्यादा है। अगर फोर्स डबल हो गया होगा तो मास भी, और अगर दोनों डबल हो गए तो 2 से 2 क्या हो गया होगा, और 2 से 2 कैंसिल होने की वजह से एक्सीलरेशन क्या आया होगा सेम, अरे क्या आया होगा, और जब एक्सीलरेशन सेम है तो नीचे आने में टाइम क्या होगा। आपको बात समझ में आई, सेम मतलब सेम सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। बच्चे वहां F net is equal to M1A1, F net is equal to M2A2, F net कितना था M1g, काटी काटी हो गई A1 कितना आ गया, दोनों का एक्सीलरेशन क्या आ गया सेम, तो नीचे क्या लिखा,
objects having different masses have same acceleration due to gravity in absence of air resistance, therefore time taken is same for both objects. आई बात समझ में? सर आप ये एयर रेजिस्टेंस को क्यों हटा रहे हैं? सुनो, वो एक बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, स्फेरिकल बॉल और कबूतर का पंख, स्फेरिकल बॉल और दोनों को ऊपर से छोड़ दिया गया और एक बड़ा कमरा लिया गया जो इवैक्यूएटेड था। क्या था जो? और इवैक्यूएटेड यानी कि उसके अंदर एयर नहीं थी, उसमें वैक्यूम क्रिएट किया हुआ था। क्या क्रिएट किया हुआ था? और ऊपर से उस स्फेरिकल बॉल को और उस कबूतर के पंख को छोड़ दिया गया। वो बड़ी हलचल सी रहती है भाई, ध्यान दो, समझ गए? कहीं ज्यादा हलचल हो जाए। क्या है ये? स्फेरिकल बॉल, ये क्या है? कबूतर का पंख, दोनों को छोड़ दिया। तो एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो केवल कौन लग रहा होगा? ग्रेविटी। केवल कौन लग रहा होगा? उस ग्रेविटी की वजह से दोनों नीचे जाएंगे सेम। अच्छा, अगर एयर रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं एयर ड्रैग। क्या बोलते हैं? एयर ड्रैग या फिर एयर रेजिस्टेंस, सही है। अब एयर रेजिस्टेंस लगता है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स पे लगाता है अलग-अलग तरह के फोर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। अच्छा, शेप पे डिपेंड करता है, तो फिर कैसी शेप पे ज्यादा लगता है, कैसी शेप पे कम लगता है, जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा बाउंड्री लेयर फिनोमेना। अंकित भाई क्या पढ़ना पड़ेगा? बाउंड्री लेयर फिनोमेना। उसके लिए करना पड़ेगा इंजीनियरिंग। फिर जब फोर्थ सेमेस्टर में आओगे तो पढ़ाया जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, उसे झेलना पड़ेगा। 10-12 चैप्टर खत्म होने के बाद क्या अंकित भाई? आखिरी चैप्टर आएगा बाउंड्री लेयर फिनोमेना। और बाउंड्री लेयर फिनोमेना में पता लगेगा कि किस तरह के ऑब्जेक्ट पर कैसा एयर रेजिस्टेंस लगता है, समझ गए? और जब वो पढ़ लोगे तब इस लायक हो गए कि आपको एरोडायनामिक्स समझ में आना शुरू, तब आप एरोडायनामिक्स समझने लगेंगे। क्या बनना चाहते हो? मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। उसे ये नहीं पता क्या होता है एरोनॉटिकल इंजीनियर, कहीं से सुन लिया था तो चिपका दिया, पता तो कर ले क्या है उसमें। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इज अ derived branch from mechanical engineering, and mechanical engineering is advanced application of mechanics, and mechanics is discussion of class 11 जो हम कर रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं उससे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनी है पूरी, समझ रहे हैं? और वो उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बनी है कौन? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, समझ गए? तो बातें बहुत दूर तक जाती है। अपन तो आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे। क्या भाई अंकित भाई क्या पढ़ रहे बालक? कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं? हाँ, घबराइए नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। तो घबरा रहे, लगता है इसका पढ़ाने का मन बन रहा है। अब ये नहीं सोचेगा मैं कौन, ये तो पकड़ के बस मुंह खोल के अंदर गरम गरम बाउंड्री लेयर थ्योरी डाल देगा, हमारा मुंह जल जाए उससे, ऐसा नहीं। आपको समझ में आया? इसलिए हम एयर रेजिस्टेंस की पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उससे पढ़ने की हमारी हैसियत नहीं है। सर ये हमेशा एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करके पढ़ने का क्या फायदा? मैंने कहा भाई फायदा तो कुछ नहीं है, बस ये इज्जत बची रहती नहीं। कोई बोले भाई साहब वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली तो बोल तो पाओगे हाँ कर ली, अभी एयर रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा तो फिर 6 साल इंतजार करो। हाँ 4 साल तो कम से कम, 4 साल बाद कहीं जाके एयर रेजिस्टेंस सीखोगे, उसके बाद कहीं जाके उसके फोर्सेस लगाना सीखोगे, उसके बाद कहीं जाके पढ़ाई होगी। उससे चलो अभी एक काम करो, एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दो, हैसियत से बाहर की चीज हो रखी। क्या आपको बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक छोटी सी चर्चा रह गई थी यूनिट्स ऑफ फोर्स, वो भी यहाँ लिखी है। ऐसा यूनिट तो न्यूटन होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ भाई। सीजीएस यूनिट होती है डायन और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ भाई। एक न्यूटन में 1 लाख डायन होती है। कितनी डायन होती है? समझ गए? ज्यादा कुछ नहीं करना, किसी को न्यूटन कह देना है बस। क्या कह देना है? आइए, ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया। 1 केजी वेट का मतलब होता है 1 केजी का वेट क्या है? और 1 केजी का वेट कितना होता है? 1 जी कितना होता है? और जी कितना होता है? 9.8, तो कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन, समझ गए? तो 1 केजी वेट का मतलब होता है 1 केजी का वेट, और 2 केजी का वेट कितना होता है? 2 जी, 3 केजी का 3 जी, 4 केजी का 4 जी, तो 1 केजी का 1 जी, और 1 जी मतलब 1 into 9.8, तो 9.8 न्यूटन आएगा ना। 1 ग्राम वेट का मतलब होता है 1 ग्राम का वेट। क्या होता है? 1 ग्राम होता है 1 into 10⁻³ into 9.8, तो हो जाता है 9.8 into 10⁻³ न्यूटन। इसे लिख सकते हैं 980 डायल। क्या बोल सकते हैं? समझ गए? तो 1 ग्राम वेट में 980 डायल होती है। कितनी डायल होती है? अच्छा, ये जो 1 केजी वेट होता है इसे 1 kgf भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? kgf, समझ गए? नहीं बात समझ। चले ओके, अब आता है एरिस्टोटल्स फैलेसी। ये तो बड़ा पढ़ा चुका हूं मैं, लिखवाया नहीं था इसलिए यहाँ लिख लेंगे। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, फोर्स इज रिक्वायर्ड
continuously acting on an object to maintain it in a uniform. This concept is completely incorrect. भाई गलत था तो क्यों लिखा? बेइज्जती करने का मतलब था। हाँ, आगे चले। अब थोड़ी सी हमें पढ़ाई करनी है इसकी स्प्रिंग की। किसकी? तो आज थोड़ी सी पढ़ाई स्प्रिंग की करेंगे, फिर सूडो फोर्स पढ़ेंगे और उसी के साथ चैप्टर समाप्त। अगली क्लास में बेटा मैं फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करूंगा, जो 1 घंटे पढ़ाना है ना, उसमें शुरुआती कहानी फ्रिक्शन की मैं आपको पूरी सुना दूंगा। समझ गए? हाँ, यहाँ तक पढ़ा दूंगा, पूरा भी पढ़ा सकते, लेकिन ठीक ज्यादा है नहीं फ्रिक्शन में। 2 लेक्चर ले रहे हैं फ्रिक्शन के, बढ़िया झकाझक काम रह जाएगा। और भी थोड़ा समझे, समय तेजी से जाता है? दुखी हूं मैं आप लोगों के साथ, मेरी जिंदगी इतनी जल्दी कट रही है, महसूस ही नहीं कर पा रहा हूं। एमडब्ल्यूएफ को तो फील नहीं कर पा रहा हूं, उससे पहले खत्म हो जाता है। बच्चे का जैसा सेम है। हाँ भैया, क्या है हमारे पास? स्प्रिंग दिखाई दे रहा है। ये उठाया 250 ग्राम, फील कर पा रहे स्प्रिंग को? चलो अब जरा थोड़ा समझाते हैं ध्यान से। ये रेड कलर का फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल। ये कौन सा? स्प्रिंग। कौन सा? क्या आपको स्प्रिंग फोर्स दिखाई दे रहा है? अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा देते, अब जरा स्प्रिंग फोर्स पर ढंग से देखो। जितना मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन की लाइन में एक बार एक काम करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ भैया, अब तो काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि जब ये ऐसे ऐसे यहां पर ऑसिलेशन करता है, तो इसके ऊपर जब ये जितना मेन पोजीशन से दूर जाता है, उतना ही इसके ऊपर फोर्स बड़ा लगता है। F बराबर -kx बताया था। ये ग्रीन कलर का कौन है? डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो ब्लू कलर का फोर्स किधर है? ऊपर। ये ग्रीन और ब्लू दोनों दिखाई दे रहे हैं? हाँ, नहीं और भाई क्या किया है मैंने? कॉम्प्रेस। ये मैं क्या मैनेज कर, अच्छा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? और ये मैंने इसको स्लो कर दिया। स्लो क्या कर दिया? स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या कर दिया? आप महसूस कर रहे हो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होने से क्या हुआ? ज्यादा दूर तक डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, तब जाके उनका फोर्स लगता है जो उसे वापस ला पाए। सही बात है। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिखाता हूँ। देखो रेड कलर का ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई दे रहा है? हाँ, छोटा सा बच्चे जैसा लग रहा है। ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है येलो कलर का। कौन है? अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक सेकंड दूसरा स्प्रिंग लगाना था। सीरीज है, चलिए मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ उसको, एक मैं इसमें कुछ दिखाना चाहता था आपको। मैं एक बार कुछ और एनिमेशन है, मैं ढूंढ के आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या कि दो स्प्रिंग को अगर सीरीज या पैरेलल में लगाए तो उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये बात आपको समझ में आएगी, स्प्रिंग होता क्या है। स्प्रिंग एक ऐसा सेटअप है जिसपे जब आप उसको कहां ले जाते हो,
मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे ले जाते हो तो उसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लगता है पीछे, कितना लगता है, जो होता है x के जस्ट अपोजिट, उससे f होता है उसका माइनस kx, माइनस पक्का। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं स्प्रिंग की ग्रुपिंग। ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स। तो सबसे पहले बेटा हम सीखेंगे सीरीज ग्रुपिंग। क्या सीखेंगे? अब सीरीज ग्रुपिंग कैसी होती है देखो, एक के बाद कहिए। ये K1, ये K2 और ये M। हाँ भैया, ये K1, ये K2 और ये और की बात है। अब हम इसकी खींचेंगे तो होगा क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा ये खींचेगा थोड़ा ये खींचेगा, और दोनों जितना जितना खींचेंगे उनको मिलाकर ये टोटल खींच जाएगा। सोचो, तो जैसे ये कितना बड़ा होगा, ये बड़ा होगा x1, जरा देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ा नीचे मैं आपको उसको खींच के दिखाता हूँ, देखिएगा जरा वो क्या रहा है। ये इतना खींच गया, ठीक है। कैसे खींचा होगा वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा कौन खींच गया होगा, दूसरा स्प्रिंग खींचा होगा थोड़ा सा, हाँ, और थोड़े से ये बाबूजी खींच गए होंगे, हाँ, थोड़ा सा ये खींच गया, थोड़ा सा ये खींच गया, यानी कि ये स्प्रिंग खींचा मान लो x1 से और ये स्प्रिंग खींचा मान लो, नहीं आया समझ में। तो ये बताओ आपका ब्लॉक कितने से खींचता, x1 प्लस, क्या आपको बात समझ में आई? एक बार, यानी कि यहाँ पर दोनों स्प्रिंग में होने वाला डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ऐड हो गया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इस स्प्रिंग ने इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया होगा, थोड़ा दिखा दूंगा आपको कैसा दिखेगा वो। हाँ जी, तो इस स्प्रिंग ने इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ क्या लगाया होगा, एक फोर्स लगाया होगा। अब मैं वो सारे फोर्स आपको बना के दिखा रहा हूं। इसने इस पे लगाया होगा पीछे की तरफ एफ, हाँ, बदले ने इस स्प्रिंग पे लगा दिया होगा एफ, हाँ। अब ये स्प्रिंग क्या कह रहा होगा, मैं तो जाऊंगा, इसे रोका किसने होगा, येलो वाले ने क्या लगा के एफ, और बदले में इसने येलो पे क्या लगाया होगा एफ, और बदले में इस पे इसने फिक्स सपोर्ट ने कितना लगाया होगा एफ, और फाइनली जो आपका फिक्स सपोर्ट है उस पर कितना लगा होगा जाके एफ। सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात ये होती है कि जितने लोग सीरीज में लगे रहते हैं उन सबके ऊपर लगने वाला सेम फोर्स रहता है, सेम फोर्स ट्रांसमिट होता है। यानी कि अगर इसने, ओहो ये तो चला ही गया, कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इस ब्लॉक पे एफ लगा होगा तो वही एफ इसके दोनों कोनों में लगा होगा इस स्प्रिंग के, और वही एफ लगा होगा इसके स्प्रिंग पे, और वही लगा होगा इस सपोर्ट पे। आई बात समझ में? तो ये मतलब दोनों स्प्रिंग के लिए वो कौन सी चीज है, तो सेम है एफ, बोलो। लेकिन वो कौन सी चीज है जो दोनों की जुड़कर फाइनल बनी, एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहे हैं, ऐड, और फोर्स क्या है दोनों में, सेम। आई बात समझ में? तो जब कभी सीरीज ग्रुपिंग की बात की जाती है तो वहां क्या लिखा जाता है, वहां लिखा जाता है फोर्स रहेंगे सेम और एक्स होगा एंड। आई बात समझ में? अब एक्स नेट जो फाइनल आएगा वो तो x1 प्लस x2 के बराबर होगा, हाँ। अब f बराबर तो क्या होता है, kx होता है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज माइनस हटा के देखा जाए तो क्या होता है, kx। अरे क्या होता है? अब मुझे बताओ यहाँ से x कितना आ जाएगा, f अपॉन k, क्या आ जाएगा। अब सुन, अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग को हटाकर इनकी जगह एक स्प्रिंग लगाऊं, है ना, तो उसके अंदर भी इतना ही f पैदा होगा, इतना ही f चाहिए होगा, बोलो भाई। और उसका k कितना मान लेता हूं मैं, k इक्विवेलेंट, क्या मान लेता हूं, तो x नेट की जगह पे क्या लिख सकता हूं, f अपॉन k इक्विवेलेंट। x1 की जगह क्या लिख सकता हूं, f अपॉन k1, और x2 की जगह f अपॉन k2। सर आपने तीनों में f सेम क्यों लिया, क्योंकि f असल में क्या है, सेम। तो जैसे ही कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, कुछ याद आ रहा है क्या, क्या याद आ रहा है, रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग याद आ रही है। बस ये जो फॉर्मूला यहाँ पैरेलल सीरीज में आया है वो वहां किस में आया था, पैरेलल। और जैसे यहाँ पर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं कि कौन इक्वल है और कौन जो है सेम है, या फिर ये कौन दोनों में सेम है और कौन ऐड हो रहा है, ऐसे ही वहां पर सीरीज में
पोटेंशियल ऐड होता था और करंट सेम होती थी, याद आ रहा है? या करंट की जगह किसने ली? एक्स ने, सॉरी एफ ने। एफ क्या है यहाँ पर? सेम। और एक्स क्या हो रहा है? ऐड। कुछ इसी तरीके से वहां डेरिवेशन होता था कि नहीं होता था? अब ये डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपको पता होना चाहिए कि अगर दो स्प्रिंग लगे हैं और सीरीज में लगे, उन्हें हटाकर एक स्प्रिंग लगाया जा सकता है, और उस स्प्रिंग की इक्विवेलेंट के कितनी लेनी है? 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 1/k2 से निकाल के, यानी कि जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगता था वो फॉर्मूला स्प्रिंग में किसमें लगता है? सीरीज में। और इसके पैरेलल में कौन सा लगेगा? सीरीज। अब मुझे पैरेलल का फॉर्मूला बता दो के इक्विवेलेंट। k1 + k2 क्या हो जाएगा? अच्छा पैरेलल होता कैसा है थोड़ा देखो, समझने की कोशिश करना। हाँ भैया पैरेलल ग्रुपिंग देखो, इधर देखो, ये एम्मा से कहो ना, ये केवल है। हाँ ये K2 है। अरे बोलो बेड़ू, एक काम करते हैं, इसको यहां उठा के लाते हैं, और इसको उठा के यहां रख देते हैं। रख दिया? क्या हुआ, कुछ समझ में आया? अगर ये ब्लॉक यहां से x आगे गया तो आपको पता है ये स्प्रिंग भी x आगे गया और ये स्प्रिंग भी x आगे, तो x क्या है यहां पर? सेम। लेकिन इसे रोकने के लिए इस ब्लॉक पर दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स ऐसे लगेगा F1 और एक फोर्स ऐसे, दोनों स्प्रिंग मिलकर फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अरे बोलो ना, तो मुझे बताओ, अगर मेरे से कोई बोलेगा कि यहाँ पे F नेट कितना लगेगा, F क्या हो रहेगा? L। क्या समझे कि सीरीज में फोर्स रहता था दोनों स्प्रिंग के लिए सेम, लेकिन x ऐड होकर टोटल x बनाता था। पैरेलल में दोनों स्प्रिंग के लिए x रहता है सेम, लेकिन f क्या होता है? L। अब F नेट की जगह क्या लिख सकते हो? K इक्विवेलेंट x, K1x, K2x। Kx होता है ना, x x x, x को तो मर ही जाना चाहिए, K1 + K2। कहिए K इक्विवेलेंट क्या है? K1 + K2। पक्का? तो बस सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले वही पुराने वाले हैं जो किसके थे? रेजिस्टेंस से। उसके कैसे हो गए? उल्टे। या जो सीरीज यहाँ पर सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला काम कर रहा है और पैरेलल में सीरीज में। क्या पूरी बात समझ में? फोर्स सेम x डिवाइड x बराबर x1 + x2 ऐसे करके f काट के ये आ जाएगा। या K1 K2 ऐसा है, x1 x2 f पूरे में क्या है? सेम। पैरेलल ग्रुपिंग में x x दोनों में क्या है? सेम। हाँ F1 F2 अलग अलग है, ये थोड़ा सा, हाँ ये F1 F2 आप समझ रहे हैं? F1 किसका बना हुआ है? ऊपर वाले का बना हुआ है। ये F2 किसका बना हुआ है? नीचे वाले। ये F1 इसका नहीं है, समझ गया ना? आप चाहो तो ऐसा इसको काट दो, वरना कंफ्यूजन सा पैदा होगा। बल्कि यहाँ पर x और लिख दो आप, जिससे पता लग रहा है दोनों स्प्रिंग कितना खींच रहे हैं? x। तो ब्लॉक भी कितना खींच रहा है? x। तो x क्या है यहाँ पर? सेम। f क्या हो रहा है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है? थोड़ा ये थोड़ा ये। हाँ जो नेट फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर वो दोनों मिलके लगा रहे हैं। उसकी जगह वैल्यू बनती kx 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 x x पड़ गया तो बचा K1 + K2। समझ गए? हाँ चले। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, पहले बताओ इसका के इक्विवेलेंट किसके हिसाब से निकालोगे? सीरीज से ही पैरेलल से? किससे? अब ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप लोग बेसिक नहीं सीखते, डायग्राम देख के मोहित हो जाते हैं। समझ रहे हो? सर देखो दोनों सीधे सीधे लगे, सीरीज क्या खास बात की सीरीज की? जल्दी से बताओ। फोर्स रहना चाहिए सेम, और एक्स जो है वो मिलके टोटल जो आएगा वो ब्लॉक में देखने को मिलना चाहिए। और पैरेलल की क्या खास बात थी? एक्स होता था सेम और फोर्स आएंगे मिलके, फोर्स आएंगे। जरा इस ब्लॉक को थोड़ा सा खिसकाओ, जब इसे ब्लॉक को इधर खिसकाओगे तो ये दबेगा, ये खींचेगा। हाँ जब ये ब्लॉक थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा, थोड़ा मैंने यहाँ खिसका दिया, मैं यहाँ का डायग्राम, तो इधर एक फोर्स लगेगा K1x। हाँ अच्छा जब ये x इधर दबाएगा तो ये x खोलेगा। तो पहली बात तो दोनों में x क्या आ गया? ठीक है, इसकी पहचान इसकी। दूसरा, जब आप इसे ऐसे खिसकाओगे तो ये दबेगा, इसके दबने की वजह से ये दब के ऐसे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और ये खींच के ऐसे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं?
हाँ, तो देखने में वो सीरीज है लेकिन असल में कौन है? आई बात समझ में? वहां पे ये डायग्राम बना, एक्स के आगे लिख देना सेम फॉर बोथ स्प्रिंग और एफ नेट लिख देना k1x प्लस k2x, नीचे लिख देना आप, तो उसके नीचे जगह छोड़ी हुई उसकी। तो देखने में क्या लग रहा है? सीरीज, लेकिन है असल में कौन? तो बेसिक क्या है? बेसिक क्या है कि सीरीज पैरेलल डिसाइड कैसे करना है? ये देखिए कि फोर्स सेम है कि डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों में तो क्या हुआ? पैरेलल। और फोर्स सेम है तो क्या होगा? सीरीज। जब मैंने इस ब्लॉक को थोड़ा सा खिसकाया तो जितना एक खींचा उतना ही दूसरा था, इससे पता लगा कि डिस्प्लेसमेंट सेम है। क्या सेम है? और आप ऊपर देखिए डिस्प्लेसमेंट सेम किसकी कंडीशन थी? पैरेलल। तो देखने में सीरीज लग रहा है लेकिन है असल में पैरेलल। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ, लिख लिया ये? तो उसके नीचे लिखेंगे हेंस, यहाँ पे आगे नेक्स्ट की जगह छोड़ी के सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे हेंस। हेंस above combination seems to be series but actually it is parallel combination. Hence above combination seems to be in series हाँ जी लिखा seems to be in but actually it is parallel combination. Hence k equivalent बराबर k1 plus k1 plus k2। नहीं आया समझ में? सब लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, तो अभी मैंने पुली वाले सारे सवाल होने के बाद आपको क्या क्या छोटी छोटी बातें सिखाई। एक तो ये सिखाई कि सेकंड लॉ ही रियल लॉ है, सेकंड लॉ ही उससे फर्स्ट और थर्ड लॉ बनाए जा सकते हैं, है ना? फिर समझाया अलग अलग मास होने के बाद भी अगर दो चीजों को ऊपर से छोड़ा जाए तो दोनों पे फोर्स अलग अलग लगेगा लेकिन एक्सीलरेशन क्या आएगा? सेम। और उसमें से दोनों को नीचे आने में टाइम क्या लगेगा? सेम। तो यूनिट्स ऑफ फोर्स बताए, क्या बताए? और स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन बताए। स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल होते हैं। सीरीज में वन वाला फॉर्मूला लगेगा यानी कि रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा चल रहा है, रेजिस्टेंस का। और सीरीज पैरेलल को असल में पहचानना डायग्राम से नहीं है, एक्स और एफ से है। अगर दो स्प्रिंग में एक साथ डिस्प्लेसमेंट होता है, बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फिर वो किसमें? पैरेलल में। अगर दो ऐसे हैं जिनमें फोर्स थ्रू आउट क्या रहता है? सेम, तो किसमें? सीरीज। अब बेटा आखिरी टॉपिक बचता है क्या? सूडो फोर्स। आइए थोड़ा सूडो फोर्स समझते हैं, बस उसी के साथ बेटा ये समाप्त हो जाए। सारे लोग जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। कहानी याद है? क्या कहानी थी? मिस्टर के एक्सीलरेटेड थे और एक्सीलरेशन में उल जलूल बातें कर रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा था उसे एक्सीलरेटेड बता रहे थे और जिस पे फोर्स लग रहा था उसे नॉन एक्सीलरेटेड बता रहे थे। हाँ, जबकि लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से रिफ्लेक्स वाई होना बिल्कुल उल्टा चाहिए। हाँ, जिस पे फोर्स लग रहा है वो एक्सीलरेटेड होना चाहिए, बोलो भाई। और जिस पे फोर्स नहीं लग रहा वो बोलो। अब पावर हो गई सीज। मिस्टर के को कह दिया जाइए आप आज के बाद लॉज ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। मिस्टर के दुखी हैरान परेशान पहुंच गए ब्रह्मा जी के घर के बाहर और वहां दिया उन्होंने जानना। क्या दिया उन्होंने? ब्रह्मा जी बाहर आए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा बोलो पुत्र के क्या बात है? कहते हैं वो एम की इक्वेशन को तो बड़ी तालियां बटोर रहे हैं लोग, कह रहे हैं एम की इक्वेशन बहुत अच्छी है, हमारी इक्वेशन में क्या कांटे लगे हैं? हमारी इक्वेशन क्यों गलत है? देखो पुत्र, तुम्हें झाड़ू पे सवार होने के लिए हमने कही थी क्या? झाड़ू पे सवार होकर तुमने जिस तरह की बातें की वो सब बातें अनर्गल बातें, वो बातें न्यूटन को पसंद नहीं आई। न्यूटन ने तुम्हारी पावर जो है वो क्या कर दी? सीज कर दी। अब तो बताओ ब्रह्मा जी मुझे क्या करना है? कहते कुछ ऐसा करो कि तुमने जो पाप किया है उसका पश्चाताप करो। गलत तो किया है तुमने, चलो मान लेता हूँ गलत किया, ठीक कैसे करें? कहते पश्चाताप करो। कहते पश्चाताप के लिए क्या करो? कहते कुछ ऐसा कमाल करो कि तुम्हारी इक्वेशन वैसी आ जाए। अरे भाई प्रिंस कहाँ ध्यान है तुम्हारा? पूरी क्लास में इधर उधर गाय बाय देखता है, क्लास के बाद आके टॉपिक उठाता है, टॉपिक पे ऐसे हाथ रख देता है, सर ये हाँ क्या ये इससे पूरा टॉपिक पूछना होता है।
डाउट क्लास में आकर पूरा सवाल पूछता है पूरा, इससे बोलो क्या डाउट है इस सवाल में? सर डाउट है बेटा, इस सवाल में क्या डाउट है आपका? ये जो है ना सर ऊपर व्हाट लिखा है, डाउट है बेटा। क्लास में ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? हलचल ना करें, और जिस समय पढ़ा रहा हूं आपकी दृष्टि सिर्फ मेरी तरफ है। क्या गिर गया इसका नीचे? बेटा इतना जरूरी है क्या उसे उठाना जो नीचे गिर गया है? छोड़ दो उसको। पूरी क्लास में कोई नीचे से कुछ उठा रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई लगता नहीं 11वीं के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो पूरा कहानी का पूरा फ्लो बिगाड़ देती है। जिस समय मैं बोल रहा हूं बेटा, आप लोगों ने सबसे मेरा निवेदन, ऑनलाइन वालों से भी निवेदन है, सामने देखा करें, बिल्कुल शांत चित्त से। पढ़ने आए, साधना का काम है, तपस्या का काम है, फोकस का काम है। फोकस आपका है ही नहीं, बाकी दुनिया दान की सारी बकवास चीजें दिमाग में चल रही होती, कैसे सीखोगे कुछ? तो मिस्टर के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी इक्वेशन भी वैसी ही बनने लगे सेकंड लॉ की, जैसी इक्वेशन मिस्टर एम की बनती है। तो फिर मुझे नहीं लगता न्यूटन को कोई परेशानी होगी, वो तुम्हारी इक्वेशन को भी क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। क्या कर लेंगे? मैं थोड़ा सिचुएशन बना के दिखा रहा हूं, आप सिचुएशन देखिए। ये एम मास का ब्लॉक है, ऊपर टी लग रहा था, नीचे एम जी लग रहा था, इसका एक्सेलरेशन ए था। नीचे बैठे थे मिस्टर एम, सफेद दाढ़ी वाले मिस्टर एम है ना? हाँ भाई, मिस्टर एम नीचे है। ये मिस्टर के है, तो भी लगा देते हैं मिस्टर के। कौन है? मिस्टर के जा रहे हैं ऊपर, ए नॉट से जा रहे हैं। अब सुनिए, मिस्टर एम से पूछा, मिस्टर एम क्या दिखाई दे रहा है? मिस्टर एम कहते हैं मित्रों, ऊपर टी लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, टी मित्रों एम जी से ज्यादा। और जब मैंने देखा कि टी एम जी से ज्यादा है, मैंने मित्रों तय किया कि मैं बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को, बताइए, बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस करके मित्रों हमें मास इनटू एक्सीलरेशन लिख दिया। यही तो न्यूटन सेकंड लॉ है मित्रों। एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और हमने एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन लिख दिया है मित्रों। नहीं यही बात समझ ले। एफ नेट कितना हुआ? टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, लिख दिया। मिस्टर के पास यही तो घोटाला है, यही तो स्कैम है। एक्सीलरेशन ए है ही नहीं, एक्सीलरेशन ए, फिर एक्सीलरेशन कितना कहता है? एक्सीलरेशन तो ए माइनस ए नॉट है। कितना है? अरे ग्राउंड पे बैठ के तो दिखाई देगा तुम्हें ए, जब तुम खुद ए नॉट से जाओगे तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, acceleration of block with respect to k is acceleration of block minus acceleration of k. Acceleration of block कितना है? a, acceleration of Mr. k कितना है? a minus a नॉट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे ये थोड़ा सा रिलेटिव मोशन में k पर बैठकर b के दर्शन करोगे तो कितना एक्सीलरेशन दिखाई देगा? एक्सीलरेशन ऑफ b माइनस एक्सीलरेशन ऑफ k। तो कुल मिला के मिस्टर k को जो एक्सीलरेशन दिखाई दे रहा है वो a नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है a माइनस। कहते भाई साहब हमारे हिसाब से इक्वेशन है t माइनस mg बराबर m a माइनस a। अब जैसे ही लिखा, अब ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। t माइनस mg कोई एक ही तो वैल्यू होगी, या तो ये होगी या ये होगी। कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? करेक्ट इक्वेशन। क्यों है करेक्ट इक्वेशन? कैसा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। कैसा फ्रेम है? और ये नहीं आ रही बात समझ में? और ये कैसी इक्वेशन है? मिस्टर के को बुरा लगा तो हमारी इक्वेशन कौन से कांटे लगे? कहते तुम गलत वैल्यू बता रहे हो, तुम्हारी इक्वेशन एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि तुम सट के आ रहे हो।
तो मुझे एक्सेलरेशन दिखा दे रहा है वो गलत एक्सेलरेशन है। कहते तो मैं क्या करूं, मुझे यही दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अब अपनी आंखों का तुम बच नहीं सकते, चुनौती तुम्हारा बदल नहीं सकता, झाड़ू पे तुम सवारी हो, एक काम करो अपने पापों का क्या कर लो, पश्चाताप कर लो, प्रायश्चित कर लो। कहते कैसे होगा प्रायश्चित, ये कोई आम आदमी पार्टी वाला तो नहीं है। हाँ बेटा, इस कहानी के सभी पात्रों घटना है काल्पनिक, जिनका किसी भी सत्य घटना, व्यक्ति या समाज से कोई संबंध, यदि इन सबकी किसी से कोई समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोई सीरियसली क्या पता किसी से मिलता जुलता हो रहा होगा। चलिए अब क्या हुआ, कहा भैया ये इक्वेशन सही है। बोले मैं कैसे लिखूं सही इक्वेशन? बोले एक काम करो, आप एक काम करो, आप ना करेक्शन करो। करेक्शन क्या किया उन्होंने, मेरी बात सुनो। करेक्शन उसने ये किया, अब स्टूडेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि मिस्टर की चर्चा हो रही, और एक झूठा मोटा फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? एक, और उस झूठे मोटे फोर्स का नाम है एफ पी। क्या नाम है? और एफ पी होता है, और आपको मैंने बताया था कि वैसे तो स्पेलिंग होती थी SUEDO, सूडो, एस से स्टार्ट, लेकिन क्योंकि पश्चाताप से बना है इसलिए आगे क्या लगा दिया? पी फॉर पाप किया है। हाँ, तो एक कंपलसरी, क्या सूडो फोर्स कोई रियल फोर्स? सच में सूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है? कभी किसी से कह मत देना कोई सूडो फोर्स दुनिया में एग्जिस्ट करता है, किसी से मत कह देना कभी, समझ गए? बालक थोड़ा इधर देख लो, इधर देखो, पहले ऐसे बैठो, इधर देखो। सूडो फोर्स समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? अब सूडो फोर्स की क्या कहानी है? सूडो फोर्स की ये कहानी है कि अब बताओ, अब इस तरह की क्या इक्वेशन लिखेंगे? T प्लस F, अब तो दो फोर्स लग रहे हैं ना, माइनस mg बराबर m, एक्सीलरेशन को अभी इतना ही लिखेगा उन्हें। अब इस इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ये थी इक्वेशन नंबर 1 और ये थी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ Fp की क्या वैल्यू ले so that 3 becomes 1, 3 becomes 1। एक बात सुनो, हमें ना ये बनाना है इसे, क्योंकि ये तो एक्सेप्टेड है, ये तो बिल्कुल पास हुई भी इक्वेशन है। कहते हैं सच बात है, ये झूठ बात है। इस झूठ को सच बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा कि ये इसके जैसा लगने लगे। नहीं यार समझ में, एक काम करो, एक्स्ट्रा क्या है? ये माइनस का एम ए नॉट एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा है? देखो टी माइनस एम जी तो वैसा ही है। हाँ एक सेकेंड, टी प्लस एफ पी माइनस एम जी तो वैसे ही, और एम ए माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये इससे कैंसिल हो जाए, अगर ये इससे, तो बचेगा क्या? टी माइनस एम जी बराबर एम ए। सही क्वेश्चन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो बताओ यहाँ पे एफ पी कितना लेना चाहिए? माइनस, कौन है ये? सूडो फोर्स। कौन है ये कौन है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे कौन है ये? कौन है? एक्सीलरेशन ऑफ मिस्टर के, यानी कि ऑब्जर्वर, जो पागल हो गया है। हाँ, और ये माइनस क्या बता रहा है कि जो फोर्स लेना है था वो आपने गलत लिया, वो आपको किधर लेना चाहिए था? एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट में। क्या आपको बात समझ में आई? यानी कि आपको बड़ा आसान हो गया। अगर आपको गलत एक्सीलरेशन देखना है तो देखो कोई बात नहीं, लेकिन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर किस पे लगा दो? ऑब्जेक्ट पे। किस पे लगा दो? और अंकित भाई आपके आगे एक भाई बैठा है, क्या कर रहा है? अवधेश भाई क्या कर रहे हो? क्या समेट रहे हो? मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अरे बोले ना, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर दो चीजें हैं, और ये है सूडो फोर्स। क्या है? अब ये जो सूडो फोर्स है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन। पहली बात तो कभी पूरी फिजिक्स में ऐसा कोई फोर्स आएगा ही नहीं जिसमें मास किसी और का लिया जा रहा हो और एक्सीलरेशन किसी और का लिया जा रहा हो। मास ऑफ पंखा इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ट्यूबलाइट। हाँ, ये पहली बार ऐसा होगा और आखिरी बार जिसमें मास किसी और का लिया गया, और बड़ा जब भी मास इनटू एक्सीलरेशन करें जिसका मास नहीं उसकी एक्सीलरेशन नहीं। बोलो इसलिए क्योंकि एक तो ये फर्जी फोर्स है, सच में एग्जिस्ट कहां लगता है? एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के जस्ट अपोजिट। कहां लगेगा? जस्ट। आई बात समझ में? और इसे लगाने के बाद अब एक्सीलरेशन को जो ऑब्जर्वर को जो गलत दिखाई दे रहा है उसके बाद भी, जैसे मैं एक बढ़िया बात बताता हूं आपको, देखो
एक ब्लॉक था, उसके ऊपर लगाना था टी, नीचे लगाना था छोटा सा एम। एक ब्लॉक जा रहा था ए के एक्सेलरेशन से ऊपर, एक ऑब्जर्वर इसी पे आके बैठ गया। अब जब इसी पे आके बैठ गया तो उसका खुद का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए। अरे बोलो ना, ये तो काफी सही आया हुआ ऑब्जर्वर है, इस पे आके बैठ गया ब्लॉक पे। हाँ, उससे पूछा भाई ब्लॉक कैसा है, ब्लॉक एक्सीलरेट हो रहा है, ब्लॉक तो ये रहा। क्या कह रहा है ब्लॉक, तो भाई कैसी बात कर रहा है, ब्लॉक भी दुनिया कह रही है एक्सीलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, टी बड़ा है छोटा, नहीं 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 नहीं, ब्लॉक तो ये दुनिया के नीचे जा रही है, नहीं बात समझ। हाँ, यानी कि इन भाई साहब के रेस्पेक्ट में ब्लॉक इज एट, ब्लॉक है। हाँ अच्छा ठीक है, नीचे मिस्टर एम खड़े, उनसे पूछा मिस्टर एम आप क्या कहना चाहेंगे, कहते ब्लॉक एक्सीलरेट हो रहा है भाई साहब, पागल हो गया, बड़ा फोर्स माइनस इज इक्वल टू एम। अब डायरेक्ट इक्वेशन तो इन्हीं की है ना। हाँ, इनने तो घोषणा कर दी, क्या कह रहा है, टी बराबर एम है भाई साहब, क्या कह रहा है, क्यों, ब्लॉक तो कहीं नहीं ना, ब्लॉक तो कहीं, ब्लॉक तो ये रहा, क्या ये सही इक्वेशन है, इनकरेक्ट है कि नहीं है। मैंने कहा भाई साहब इस तरह की बहकी बहकी बातें मत करो, इससे पहले कि कोई आपको जो है पकड़ ले और जो है आपको धरना धरना कर दे। इधर आओ, पहली बात तो आप एक्सीलरेटेड हो तो क्या करूं, मैंने एक लगाओ सूडो फोर्स, यानी किधर, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब बोलो क्या बोलना चाह रहे थे, ये क्या लगाया, कुछ समझ में आया, कितना लगाया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ, इत्तेफाक से आज ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों का एक्सीलरेशन यही है, क्योंकि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जाके बैठ गया, नहीं यही बात समझ में, बोलो किधर लगाया, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट, ये माइनस दिखाई दे रहा है, क्या कहता है, ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। आपको बात समझ आई कि नहीं आई। अब क्या आप जाके पूछो, अब क्या कहते हैं, मैं तो कुछ कहता हूं, ब्लॉक इज एट रेस्ट, क्या कहता है, मैंने कहा रेस्ट पे है, तो बताओ क्या कहना चाहोगे, लेकिन इसके सारे फोर्स बैलेंस हुए हैं, मैंने कहा करो, तो भाई ने फोर्स बैलेंस किए, कैसे किए, टी बराबर एम जी प्लस एम ए, एम ए हो गया ना, तो ये तरीके से टी माइनस एम जी, उड़ी बाबा, झूठ को बना दिया है सच, झूठ को बना दिया है सच, बना दिया कि नहीं बना दिया, कैसे बनाया बताइए, पश्चाताप करके, क्या करके, सच तो ये था ना, और ये क्या था, क्योंकि टी तो एमजी से क्या था बड़ा, लेकिन अंकल सरिया गए थे, अंकल को दिख रहा था ब्लॉक तो रेस्ट में, अभी भी अंकल को ये दिख रहा ब्लॉक रेस्ट में, सरियाए हुए अंकल, लेकिन सरियाए हुए अंकल से सही बात बुलवाली कि नहीं बुलवाली, इसकी कृपा है ये, आई बात समझ में, यदि आज के बाद अगर कोई सरिया जाए तो उसे ठीक करने की जरूरत, उसे कुछ गलत दिखता है तो उसे गलत देखने दो, उसे एक्सीलरेशन की जगह रिलेटिव एक्सीलरेशन दिखाई देता है तो कोई प्रॉब्लम की बात, उसे रिलेटिव एक्सीलरेशन ही दिखने दो, और उस रिलेटिव एक्सीलरेशन के हिसाब से ही लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, मैंने अभी वही कह दिया, उसने कहा ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो कोई बात नहीं ऐसा, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, बस मैं ये कह रहा था वो आप थोड़े सटियाए हुए तो थोड़ा एक सूत्र फोर्स लगा रहे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ, बोलो, एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ। अब ऐसे ऐसे कुछ पागल होते हैं, कहते सर मैं गाड़ी पे जा रहा था, आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा था, मेरे को पीछे की तरफ फोर्स लग रहा था, वो सूडो फोर्स था क्या, मैंने कहा भाई वो एयर रेजिस्टेंस था, क्या था वो, मैं आपको पूरा भी सूडो फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, लगाओ हैं, मैं हूं ऑब्जर्वर और अभी आप सबके ऊपर सूडो फोर्स सबके ऊपर लगने वाला है, लगाओ, लगा, फील हुआ आपको, किस चीज को फील हुआ, झापड़ दूंगा, फील हुआ, जो है ही नहीं वो फील हो रहा है, भूतिया बातें कर रहे हो, हाँ, इस बालक को जरा बाहर की तरफ धक्का दो, तुम्हें महसूस हुआ, हाँ महसूस हुआ, इस बालक को ऐसे धक्का दिया, महसूस हुआ, बिकॉज़ इट वाज अ रियल फोर्स, ही अप्लाइड अ नॉर्मल रिएक्शन, क्या लगाया, लेकिन अभी तुम्हारे ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, लगा लेकिन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड था। कैलकुलेशंस को सही बनाने के लिए हमने कंपनसेटरी फोर्स लगाया है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो दुनिया में है ही नहीं, वो फील कैसे हो सकता है, तो सूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, और इसे कोई फील नहीं करता, कह मत देना अरे मुझे सूडो फोर्स महसूस हो रहा था, फिर तो तुम्हें आत्माएं भी मिलेगी, मंजूली का भी दिखाई देगी, नहीं यही बात समझ में, जो बातें मैंने यहाँ पर की, when observer is in non-inertial frame of equation of second law is called pseudo force is imaginary compensation force, जो बातें मैंने कही वो सब बातें यहाँ पर जो की थी वो लिखी, समझ गए,
क्या होमवर्क है? बेटा जो 78 तक के क्वेश्चन दिए थे अगली क्लास में आते ही पहले वो डिस्कस होंगे, फिर आप लोग टेस्ट देंगे, समय बचेगा तो थोड़ा सा फ्रिक्शन पड़ेगा। देखिए